मित्रों, मैं एडवोकेट मनीष शर्मा आज आपको मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा। आखिर मेंटेनेंस होता क्या है। मेंटेनेंस को हम हिंदी में भरण पोषण बोलते हैं। सर्वप्रथम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 23 और सेक्शन 24 में मेंटेनेंस के बारे में वर्णन मिलता है। आखिर कौन व्यक्ति है जो मेंटेनेंस देगा और कौन व्यक्ति है जो मेंटेनेंस लेगा। इसके अतिरिक्त हम हिंदू एडॉप्शन एक्ट 156 की बात करते हैं तो सेक्शन 18 के क्लोज 1 और क्लोज 2 में मेंटेनेंस के बारे में वर्णन किया गया है कि कौन व्यक्ति है जो मेंटेनेंस देगा और कौन व्यक्ति है जो मेंटेनेंस लेगा। तो इसके अतिरिक्त कौन अगर इसकी पालना नहीं होती है तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, यह भी हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एक्ट में वर्णन किया गया है। लेकिन आज हम जो जिस बात को लेकर चर्चा करेंगे वो है सीआरपीसी। आखिर सीआरपीसी में मेंटेनेंस को लेकर क्या प्रावधान है, उसकी पालना करना कितना जरूरी है और उसकी पालना नहीं हो तो क्या सजा का प्रावधान है, ये आज हम सब इसमें अध्ययन करने वाले हैं। सर्वप्रथम 125 की बात करते हैं तो सेक्शन 125 में यह वर्णन किया गया है कि कौन व्यक्ति है जो मेंटेनेंस देगा और कौन व्यक्ति है जो मेंटेनेंस लेगा। कोई भी समाज में रहने वाला व्यक्ति जो समर्थ है वो अपने पत्नी को, वो अपने बच्चों को और वो अपने माता पिता को मेंटेनेंस देगा अगर वह अपने खर्चा चलाने के लिए असमर्थ है। अगर हम पत्नी की यहाँ पे बात करें तो पत्नी उन परिस्थितियों में मेंटेनेंस लेगी अगर वो पति से अलग रह रही है और उसका एक स्पेसिफाइड रीजन है कि वो अपने पति से क्यों अलग रह रही है। तो कोई भी प्रथम न्यायिक जो मजिस्ट्रेट होता है वो ये आदेश दे सकता है किसी भी समर्थ व्यक्ति को कि आप पत्नी को है ना मेंटेनेंस दो। अगर पत्नी अगर जाड़ता की अवस्था में अगर अलग से रह रही है तो वो मेंटेनेंस की अधिकारी नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर उसका तलाक हो जाता है, उसकी दूसरी शादी नहीं हुई होती है तो भी वो मेंटेनेंस लेने के योग्य होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बच्चों की बात करें तो जब तक बच्चे व्यस्क नहीं हो जाते, 18 साल से नीचे होते हैं तो वो मेंटेनेंस लेने के योग्य होते हैं। जब तक बच्चे व्यस्क नहीं हो जाते जब तक वो मेंटेनेंस लेने के माता पिता से प्राधिकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर वो व्यस्क हो भी जाते हैं तो अगर उनकी कंडीशन ऐसी है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई रोग से ग्रस्त है तो भी वो मेंटेनेंस लेने के योग्य है। अगर पुत्री की बात करें, अगर पुत्री का विवाह हो जाता है और वो व्यस्त नहीं होती तब तक वो मेंटेनेंस लेने की अधिकारी है। इसके बावजूद अगर उसकी शादी भी हो जाती है और उसका पति इस योग्य नहीं है कि वो उसका खर्चा चला सके तब भी वह माता पिता से मेंटेनेंस ले सकती है। इसके अतिरिक्त कोई भी माँ बाप होते हैं तो अगर वो अपना खर्चा नहीं चला पाते हैं, अपना गुजारा नहीं कर पा रहे तो अपने पुत्र से मेंटेनेंस ले सकते हैं। ये सामान्यतः हम मेंटेनेंस के बारे में 125 में अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त 125 में ये भी है अगर इसकी पालना नहीं की जाए समर्थ व्यक्ति द्वारा तो कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि आपको मेंटेनेंस पर मंथ देना पड़ेगा। अगर व्यक्ति 40,000 रुपये कमा रहा है तो उसको महीने का 8,000 मेंटेनेंस अपने पत्नी को, अपने बच्चों को और माँ बाप को देना पड़ेगा। ये मेंटेनेंस कोई भी ले सकता है जो इसके अधिकारी होते हैं। यह 25 में साफ साफ लिखा है 125 में सीआरपीसी के कि मेंटेनेंस का प्राधिकारी कौन कौन होगा। अगर 126 का अध्ययन करें तो वह एक प्रक्रिया है कि किस प्रकार मेंटेनेंस अगर लेते हैं। अगर इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो व्यक्ति है, जो पति पत्नी है, जिस स्थान पर रह रहे हैं और या इसके अतिरिक्त लास्ट समय में वो जिस स्थान पर रहे थे तलाक से हो रहे हैं तो उस स्थान पर ये प्रक्रिया चलती है और बच्चों को मेंटेनेंस देना पड़ता है, पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ता है, माता पिता को मेंटेनेंस देना पड़ता है। 127 की बात करें तो इसमें बच्चों को लेकर चर्चा होती है कि किस प्रकार जो मेंटेनेंस क्रेता द्वारा लिया जाता है उसको किस प्रकार चेंज किया जा सकता है। अगर पत्नी ने अगर दूसरी शादी कर ली है तो उसको मेंटेनेंस बंद कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बच्चे व्यस्त हो जाते हैं और समर्थ हो जाते हैं तो उनका मेंटेनेंस बंद कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर उनको मेंटेनेंस की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस भी दिया जाता है। सामान्यतः हम अध्ययन इसके अंदर 128 में देखते हैं कि इसका प्रवर्तन किस प्रकार किया जाता है। इस प्रकार सीआरपीसी के 125 से लेकर 128 तक मेंटेनेंस के बारे में वर्णन किया गया है और यह है सीआरपीसी में मेंटेनेंस।